नमल। सुबह की नीली रोशनी सारे में फैल रही थी। इस पुरतायुश डाइनिंग रूम की खिड़कियों से नीलाहट से ढका लॉन नजर आता था, जिसमें परिंदों के बोलने की आवाज़ें किसी मधुर नगमे की मानद गूंज रही थी। ड्राइंग रूम में वही तीनों मुलाजिम अहमर और सदी को बिठाकर उनको घूरते हुए बाहर निकल गए थे, और अब वो दोनों वहाँ तन्हा थे। अहमर का लिबास दागदार और मैला कुचैला था। आस्तीन चढ़ाए बिखरे बाल, 3 रातों से जागते रहने और तशद्दुद सहने के आसार, चेहरे पे शदीद थकन और इज़्तिराब की सूरत नुमायाँ थी। सादी भी थका हुआ था, मगर अहमर की निस्बत काफ़ी बेहतर था और चौंकन्ना सा बैठा इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। सो प्लान क्या है? थके थके बेजार से अहमर ने करीब होकर सरगोशी की। प्लान है तो आया हूँ ना, वरना इतना अच्छा नहीं हूँ कि किसी के लिए यूँ खतरे में कूद पड़ूँ। बार बार एक ही सवाल से वो भी उकताया। अहमर ने सर दोनों हाथों में थाम लिया। उसे शदीद परेशानी हो रही थी, सर लग फट रहा था। चौखट पे आहट हुई तो दोनों चौंके, फिर बेइख्तियार खड़े हो गए। साहबजादी साहिबा सामने से चलती आ रही थी। कीमती चादर सलीके से सर पे ओढ़े, ऐसे के बालों का हेयर स्टाइल, कानों के बुंदे और गर्दन का जेवर साफ नजर आ रहा था। आखिर ये सियासी औरतें दुपट्टा करती ही क्यों हैं, अगर कुछ भी ढकना नहीं होता? वो शाहाना से अंदाज में मुकब्बल बड़े सोफे पे बैठी, टांग पे टांग जमाई और तमकीनत से साथ खड़े मुलाजिम को इशारा किया, जिसने वो स्याह पैकेट मेज़ पे रख दिया और फिर बाहर निकल गया। ये जेवरात लेकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या यही समझा था तुमने? सुरमई आंखों में चुभन लिए अमर को देखा तो उसने निगाहें झुका ली, शर्मिंदगी से नहीं, शायद मसलहत से। साहबजादी साहिबा ने नज़रों का रुख सदी की तरफ फेरा। वो उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पे सादगी थी, अलबत्ता आंखों में चमक भी थी। आप ये जेवरात रख सकती हैं, लेकिन हम दोनों को आपको छोड़ना ही होगा। उसने गौर से सदी को सर से पैर तक देखा। तुमने अपनी ईमेल में लिखा था कि तुम अहमर के फ्लैट में जा रहे हो, जहां मेरे आदमी नादानिस्तगी में तुम्हें यरगमाल बना लेगी, और चूँकि तुम मशहूर हो चुके हो तो मुझे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, बल्कि तुम्हारी ऑफ़र सुननी चाहिए। सो बोलो, तुम्हें क्या कहना चाहिए? अहमर को जाने दे, हिफाजत और अमन से, और दोबारा इसका कभी पीछा ना करें। वो संजीदगी से शराइत सामने रख रहा था। अहमर ने पूरी गर्दन घुमाकर सदी को देखा। प्लान क्या था आखिर? वो धीरे से हंसती। इसको जाने दूँ, जिसने मेरे खिलाफ मीडिया में मुहिम चलाई, मुझे मेरे ख़ानदान ने शहर बदर कर दिया, मेरा कैरियर ख़त्म होने पे आ गया, और तुम कहते हो कि मैं इसको जाने दूँ? सियासत कोई हफ्तावार खेल नहीं होता कि किसी स्कैंडल, किसी केस से कोई तबाह हो जाए। आपका खेल जारी रहेगा, और उसने जो भी किया वो अपनी मालकिन के कहने पे किया। आप इसकी मालकिन से हिसाब क्यों नहीं लेती? अगर मैं आपको इसकी मालकिन का कुछ ला कर दूँ तो? ये जेवर, ये वही मशहूर ज़माना जेवरात है ना, जो हारून उबैद की बीवी के थे और गायब हो गए थे। ये अब जवाहरात को चाहिए हैं, है ना? इन जेवरात के लिए मैं तुम्हारे दोस्त को क्यों छोड़ूंगी, जबकि मैं इनको हासिल कर चुकी हूँ। उसने तफाकुर से कंधे उचकाए थे। अमर ने बेचैनी से पहलू बदला। घामड़ बक भी दे, प्लान क्या है? मैंने कहा ना, जेवरात आप रख सकती हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। वो अहमर की घुरियों को नज़रअंदाज कर रहा था। फिर मिसेस कारदार आजकल हाशिम के ज़ेर अताब है, और हाशिम उससे मुतनफ़र है। वो उसका दिल दोबारा जीतने की कोशिश कर रही हैं। अहमद ने फिर मुस्तरब से होकर सदी को देखा। ये सब तो तुझे रात को मैंने बताया है, बेगैरत, अपना क्या लाया है तुम? मगर वो कह रहा था, वो इस वक्त हाशिम से ज़रा सा भी बिगाड़ लेने की पोजीशन में नहीं है। उनके हाथ में ना माल है ना औलाद, वो बिल्कुल बेबस हैं। तो आप उनके ताबूत में आखिरी कील ठोक दें। साहबजादी साहिबा की भवें दिलचस्पी से इकट्ठी हुईं। और वो कैसे? आप कोई पेशेवर मुजरिम तो हैं नहीं। ये अपने ड्राइवर और माली टाइप लोगों से आप ना लोगों को ब्लैकमेल कर सकती हैं, ना अगवा और ना कत्ल। आप एक माजरत के साथ टिपिकल खातून हैं, तो औरतों वाली लड़ाई लड़े ना, जो ज़ुबान से लड़ी जाती है, तानों, तंज और चीखों पुकार करके। तुम कुछ जानते हो जवाहिरात के बारे में? वो ज़रा आगे को हुई। मैं ये जानता हूँ कि उसने कुछ ऐसा किया है जो उसके बेटों को नहीं मालूम, और अगर पता चल गया तो वो इन दोनों को खो देगी।
अमर ने चौंक कर उसे देखा। वो भी मज़ीद दिलचस्पी से आगे हुई। ऐसा क्या है? आपके कबीले के लोग अपने वादे से नहीं फिरते। पहले हमसे वादा करें कि अगर मैं वो बता दूं तो आप हमें जाने देंगी। फिर जल्दी से इजाफा किया, जिंदा सलामत। अगर वो मालूमात किसी लायक हुई तो ज़रूर, मेरा वादा है। साहबजादी साहिबा, सादी हल्का सा मुस्कुराया। हर मालूमात की अच्छी भली कीमत होती है। अगर आप अपने वादे से फिरी तो मैंने काजी को भी मेल कर दी थी, वो हम दोनों को वैसे भी निकलवा लेगा यहाँ से। मगर मैं इस तसल्ली के साथ जाना चाहता हूँ कि आप अहमर को कुछ नहीं कहेंगी दोबारा। चलो, वादा किया। अब बताओ। कमरे में चंद लम्हे की खामोशी छा गई। अहमर का दिल ज़ोर से धक धक करने लगा। वो जानता था सादी क्या कहने जा रहा है। जवाहिरात कारदार ने अपने शोहर का कत्ल किया है, हाशिम और नौशेरवान के बाप औरंगज़ेब कारदार का। लम्हे भर को कमरे में हवा के साथ सांसें भी साकिन हो गईं। और उसके बेटे नहीं जानते? वो सांसें रोक के बोली। नहीं। वो दोनों एक साथ बोले और हैरत से एक दूसरे को देखा। दूसरा कैसे जानता था? दोनों ने सोचा। साहबजादी साहिबा की आंखों में ऐसी चमक उभरी जो मेज़ पे रखे जेवरात से ज़्यादा आंखें चुंधिया देने वाली थी। बहादुर खान, उसने जज्बात से मखमूर आवाज़ में ज़ोर से आवाज़ लगाई। मुलाजिम भागता हुआ आया। नाश्ता तैयार करवाओ और फिर गाड़ी लगवाओ। हमारे मेहमान नाश्ते के बाद वापस चले जाएंगे। तब तक मैं इनसे कुछ बात कर लूँ। खुशगवार मूड में उसको हाथ से जाने का इशारा किया। वो फ़ौरन मुअद्दब सा पलट गया। अब वो मुस्कुराते हुए इन दोनों की तरफ मुतवज्जह हुई। क्या सबूत है इसका? साबित तो नहीं करना आपने अदालत में, सिर्फ उसके बेटों को बताना है। आगे जवाहिरात का चेहरा बता देगा कि वही कातिल है। सादी ने इत्मीनान से कहा तो अहमद ने जल्दी से इजाफा किया। मगर हम आपको वो वाक़यात बता सकते हैं जो इस कत्ल के आसपास या उसकी वजह हुए। आप उनका जिक्र करेंगी हाशिम के सामने, वो मान जाएगा। गुड। वो मुस्कुरा के पीछे हुई। मैं सुन रही हूँ, तुम बोलते जाओ। 1.5 घंटे बाद जब सुबह पूरी तरह रोशन और चमकदार हो चुकी थी, वो दोनों अहमद की फ्लैट बिल्डिंग के सामने खड़े थे और जो कार उनको इज़्ज़त व इकराम से इधर छोड़कर गई थी वो अब जल्द से आगे बढ़ गई थी। अहमद उसकी तरफ घूमा और एकदम गुस्से से उसे देखा। अब जवाहिरात से कैसे बचेंगे हम? उनका इतना बड़ा राज खोल दिया है तुमने। मैं कभी भी उनको ऐसा दगा ना देता अगर तुम ना बात शुरू करते। ओह बिल्कुल, तुम उनको लूट सकते हो, उनका माल लेकर भाग सकते हो, मगर उनको दगा नहीं दे सकते। ठीक ठीक, बकबक ना करो। उसने बालों में उंगलियां फेरी और जैसे इस तरह कम करना चाहा। अब मैं जवाहिरात का क्या करूँगा? जैसे कि मैं जानता ही नहीं कि तुम यहाँ से भाग जाओगे। वैसे ऐसे मौक़ों पे जान बचाने वाले का शुक्रिया अदा किया जाता है। साथी ने कदरे खफकी से याद दिलवाया। अहमद के तने तासुरात ढीले पड़े। हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे उमड़ आई। शुक्रिया। अब क्या कुछ खिलाऊं तुम्हें? सुबह वाला नाश्ता, ना कि वो खौफ वाले माहौल जैसा नाश्ता। झुरझुरी लेते उसने जेब में हाथ रखा। जो वॉलेट उन्होंने तुम्हारा वापस किया था अमर, वो तुम्हारी इस पॉकेट में नहीं है बल्कि दूसरी में है। अमर का हाथ रुक गया मगर मुस्कुराहट गहरी हुई। तुम बदल गए हो पिज़्ज़ा बॉय। आई लर्न फ्रॉम द बेस्ट। वो भी सादगी से मुस्कुराया था। दोनों इस खुशगवार सुबह में खुले आसमान तले इमारत के सामने खड़े थे। फिर तुम यहाँ से भाग रहे हो या नहीं? सादी ने पूछ ही लिया था। वो जूते से ज़मीन को मसलता सर झुकाए बोला, देयर आर 3 ways for a person to disappear. The first is to die, the second is to lie, and the last is to be reborn. और फिर ठहर के बोला, विलियम शेक्सपियर। सादी ने मुस्कुरा के इस बात में सर हिलाया। मैं समझ गया, अपना ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ। अहमद ने उसका शाना जवाबन थपथपाया और मुस्कुरा के बोला, तुम भी शादी कर लेना। वो इल्बताई मुलाकात किसी भी जज्बाती सीन के बगैर ख़त्म हुई और वो दोनों महज गले मिले, फिर हाथ मिलाया और सादी पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गया। अपनी कार में आकर बैठा तो देखा मोबाइल जूम जूम कर रहा था। अम्मी, मैं आ रहा हूँ घर। और नहीं, मैंने कोर्ट मैरिज नहीं कर ली, आप बेफिक्र रहें। कार स्टार्ट करते हुए खुशगवार से अंदाज में बोला था, मगर दूसरी तरफ के अल्फाज सुनकर वो दंग से रह गया। जुमर? क्या हुआ जुमर को? किस हॉस्पिटल में? अस्पताल का वो कमरा खामोश सर्द सा लगता था। मेज़ पे रखे ताज़ा फूलों की खुशबू ने
उसे मुअत्तर कर रखा था। ये फूल हुनैन लाई थी और खुद जाने कहाँ गुम हो गई थी। कमरे में वो दोनों के सिवा इस वक्त कोई नहीं था। वो यूं चित लेटी थी कि सिरहाने से बेड उठा हुआ था। सो तकियों पे रखा सर ऊंचा दिखाई देता था। हाथ पहलू में रखे थे और उन पे नालियाँ लगी थी। चंद एक खराशें, गला खराब, बुखार, शौक, उससे ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं हुआ था। वो देखने में ज़रा ज़रा मगर पुरसुकून नज़र आ रही थी। बेड पे उसके करीब बैठा उसे देखता फारिस थका थका सा चेहरा लिए उसका हाथ दोनों हाथों में थामे फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। जुमर, फिर नरमी से पुकारा। जुमर ने नज़रें फूलों से हटाकर उसकी तरफ मोड़ी, मुलायमत से मुस्कुराई, बोली, कुछ नहीं। शादी की सालगिरह मुबारक हो। जाने किस दिल से उसने कहा और वो भी किस दिल से मुस्कुराई थी। तुम ठीक हो? वो रात वाले लिबास में था। आस्तीन ने इसी तरह चढ़ा रखी थी। चेहरे पे थकन से ज़्यादा फिक्र थी। उसने लेटे लेटे सर को ज़रा सी जुम्बिश दी। मैं बहुत डर गया था। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा। वो उसी तरह उसे देखेगी। बोली, कुछ नहीं। लोगों पे मुस्कुराहट बरकरार रही। तुम भी डर गई थी। उसने फिर से सर को खम दिया। अब ज़हनी तौर पे कैसा महसूस कर रही हो? फारिस ने बात करने की एक और कोशिश की। उसने साथ ही ज़रा से शाने उचकाए, गोया ठीक हूँ कह रही हो। फारिस की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तुम्हारी आवाज़ तो ठीक है ना? क्या गला बैठ गया है? तुम्हें बहुत चिल्लाना पड़ा होगा, है ना? उसने धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। जाने वो तीन में से किस बात का जवाब था। वो खामोश हो गया। चंद लम्हे फिजा में खामोशी फूलों की महक से लिपटी साकिन खड़ी रही। वो बार बार लब खुलता फिर ठहर जाता। वो ऐसा क्या कहे कि आगे से वो कुछ बोले, कोई बात करे, कुछ बोलो, कुछ कहो। वो इसी तरह खामोश रही। उसे जुमर को शौक से निकालना था। कुछ तो उसे खुद कहना पड़ेगा। मुझे तुम्हें कुछ बताना था। बहुत पहले बता देना चाहिए था, मगर नहीं बता सका। कल रात मुझे पहले से ज़्यादा ये बात महसूस होने लगी थी। वो अब के नज़रें झुकाकर बोला था। तकिए पे सर रखे लेटी जुमर उस सादगी से उसे देखती गई। मिसेस कारदार ने सिर्फ तुम्हारी किडनी रिपोर्ट में रद्दबदल नहीं किया था। वो तुम्हारी मंगनी तोड़वाकर तुम्हें कोलेट्रल डैमेज बनाना चाहती थी ताकि तुम मेरे खिलाफ गवाही दो। इसलिए उसने सर झटका। वो सब एक झूठ था कि तुम माँ नहीं बन सकोगी, कि तुम्हारी कभी फैमिली नहीं हो सकेगी। तुम्हारी फैमिली होगी जुमर। तुम्हारी हमारी फैमिली हो सकती है जुमर। वो अब भी नज़रें झुकाए हुए था। मुझे ये बात तब मालूम हुई जब हमने ज़िंदगी अभी शुरू की थी। इसलिए मैंने तुम्हारे डॉक्टर को पीटा था और मैं शायद तुम्हें बता भी देता, मगर उसी रात सादी कैद से भाग निकला था। मुझे लगा अभी अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। फिर बाद में मैंने काफ़ी अरसा तुम्हें यह सब नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम एक ख़ानदान बनाने की आरज़ू में अपनी सेहत दांव पे लगाओ। ये मुमकिन है मगर मुश्किल है और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डालना चाहता था। आई एम सॉरी। मुझे ये सब नहीं छुपाना चाहिए था, मगर मैंने वही किया जो मुझे तुम्हारे लिए बेहतर लगा। उसने नज़रें उठाई तो वो उसे ही देख रही थी, नरमी और मुलायमत से मुस्कुराते हुए। उसे शक सा गुजरा। तुम जानती थी? उसने सच्चाई से नफ़ी में सर हिलाया। वो नहीं जानती थी, मगर जानकर भी कोई तासुर नहीं दिया था। फारिस ने गहरी सांस ली। तुम्हें बुरा लगा मेरा तुमसे छुपाना? उसने फिर नफ़ी में गर्दन को जुम्बिश दी। फारिस ने बेचैनी से पहलू बदला। कुछ तो बोलो जुमर, कोई तो बात करो। कल रात की कोई बात करो, कुछ कहो। मुझे तकलीफ़ हो रही है। वो चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर धीरे से लब खोले। कानून शहादत में वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत मियाँ बीवी को एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? उसकी आवाज़ साफ थी। फारिस बिल्कुल ठहर के उसे देखने लगा, अचंभे और परेशानी से। क्या क्या तुम्हें मालूम है कि ऐसा आर्टिकल मौजूद है जिसके तहत मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ गवाही देने के पाबंद नहीं होते? फारिस ने तहीर से नफ़ी में सर हिलाया तो जुमर ने मुस्कुरा के इस्बात में गर्दन हिलाई। देखा, मैं तुम्हें जानती हूँ। मेरा ख्याल है तुम आराम करो। मैं आपा और हुनैन को देखता हूँ। वो उलझा हुआ उसका हाथ छोड़ के खड़ा हो गया। जुमर ने इत्मीनान से आंखें बंद कर ली। वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है। बाहर आकर वो हन्ना के साथ आ रुका और धीरे से बोला, मुझसे कानून शहादत के आर्टिकल्स का पूछ रही थी। अस्तगफिरुल्लाह। हैं? हुनैन की आंखें पूरी खुल गईं। फिर उसे अफसोस हुआ।
इस सारी ट्रेजेडी में कानूनी शहादत को लाने का क्या मतलब था? यकीनन वो ज़हनी तौर पे शदीद हिल कर रह गई है। तुम लोग उससे अब ऐसी कोई बात ना करना। नुसरत इन दोनों को टोकती अब अंदर बढ़ गई और उसी पल दूसरी जानब से सादी आता दिखाई दिया। फारिस और हुनैन जो सरगोशी में बात कर रहे थे उसको देखकर उसी जानिब घूम गए। उसके चेहरे पे हवाइयाँ उड़ रही थीं। समर ठीक है ना? वो तो ठीक है, तुम कैसे हो? और ये क्या ईमेल की है तुमने मुझे? वो बेरहमी से बोला। आमिर मुश्किल मत आ, सारी तफसील बताता हूँ, पहले मैं जुमर से मिल लूँ, परेशानी से कहता वो दूर जाती नुसरत के पीछे लपका। फारिस आंखें मशकूक अंदाज में सुकेड़ कर उसे जाते देखता रहा। इस तल्ख और अंधेरी रात का इख्तिताम हो चुका था और यह सुबह काफ़ी उम्मीद अफजा लगती थी। कसरे कारदार पे अजीब सी मुर्दनी छाई थी। सुबह तलू हो चुकी थी और मुलाजिम नए सिरे से इस महल को सजाने संवारने में लग गए थे, मगर कोई अजीब वीरानी और होलनाकी सी दर दीवार से टपकती महसूस होती थी। ऐसे में जवाहरात शब ख्वाबी के लिबास में मलबूस लाउंज की कुर्सी पे तमकीनत से बैठी अखबार सामने फैलाए हुए मुताले में मुनहमिक थी। तभी दरवाज़ा ज़ोर से खुला तो उसने ऐनक के पीछे से निगाहें उठा के देखा। दरवाज़ा वापस दे मार के शेरू अंदर आया था। चाल में अजीब सी लड़खड़ाहट थी। रात का मिलगज्जा लिबास और सुर्ख आंखें, बिखरे बाल। जवाहरात ने नापसंदीदगी से उसे देखा। तुम सारी रात से किधर थे और क्या मुंह धोने का भी वक्त नहीं मिला था? वो जो चलता जा रहा था आवाज़ पे रुका और सर आंखें घुमाकर तनफ्फुर से उसे देखा। क्या आपके बड़े बेटे ने बताया नहीं कि उसने क्या किया है? जवाहरात ने चौंक कर अखबार नीचे किया। हाशिम, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? भाई ने मम्मी जुमर को होटल की लिफ्ट में बंद कर दिया ताकि ताकि वो मर जाए। वो दर्द से, तनफ्फुर से, गुस्से से दबी दबी आवाज़ में गुर्राया तो वो सख्ते में आ गई। मगर वो नहीं मरी, फारिस ने उसे बचा लिया। तो पता है भाई ने क्या किया? आबी को मार दिया अपने हाथों से, उसको मेरे सामने मार दिया। आबदार मर गई मम्मी। उसकी आंखों से आंसू निकल के चेहरे पे लुढ़क रहे थे। जवाहरात सुन सी बैठी रह गई। आबदार मर गई? उसने बेयकीनी से दोहराया। वो अब धड़ाधड़ सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर जा रहा था, मगर मलका अभी तक बर्फ़ बनी बैठी थी।